पहले मुझे चाय वाले से दिक्कत थी और आज की डेट में हर दूसरी रेडी से दिक्कत है, क्योंकि जिसको देख लो 50-50 लाख की फ्रेंचाइजी निकाल रहा और हर कोई ले भी ले रहे हैं। मेरा हाथ तो रुका नहीं कि मैं टेबल पे तो बैठी नहीं। आप हमसे बात करें और अगले दिन जनाब गायब हो जाते हैं और उसके बाद एफआईआर करके बुलाते रहो। लाइक सीरियसली इंडियन फूड इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है और कोई इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। मैकडोनल्ड्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, केएफसी हो गया, सबके आउटलेट्स इंडिया के अंदर बंद होने वाले हैं। और दूसरी तरफ लाइमलाइट किसको मिल रही है कि भैया एक बंदा दूध की थैली से धार बढ़िया मारता है। पीछे एक लड़की निकल के आई थी जिसका नाम था बीटेक पानी पूरी वाली, सिर्फ और सिर्फ लाके अपनी ठेली लगा दी और फेमस हो गई। एक रेडी लगाने वाली मैडम को जो स्टॉक के अंदर बुला लिया कि भैया आके अपनी सक्सेस स्टोरी बताओ। बीबीसी इंटरनेशनल न्यूज मीडिया आके इनके साथ इंटरव्यू कर रहा है। अर्ली टेल्स तक पहुंचा पड़ा कि भैया अपनी स्ट्रगल स्टोरी तो सुनाओ। अभी स्ट्रगल कर रही है वो। और यही ना सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडियन फूड इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लाउन्स को हीरो बनाया गया। बड़ा पाव वाली दीदी इलीगल ठेला लगाते लगाते बिग बॉस चली गई। और ये सारी चीजें आपको क्या ऑफर कर रही है? एंटरटेनमेंट, स्वाद खाना? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 40 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी, जिसको आप लोग एक बार साइन करके पेमेंट देते ये लोग गायब हो जाएंगे। और इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी बिजनेस चाहे मैकडोनल्ड्स जैसा हो, चाहिए क्लाउन्स का हो या फिर 1-8 जैसा हो, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंचाइजी फूड बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा पतली चल रही है। और तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में बात करना पड़ेगा और वो है फूड व्लॉगर्स। ये जो फूड व्लॉगर्स होते हैं ना, कभी भी आपके लिए या फिर ब्रांड्स के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हैं, ये कंटेंट बना रहे हैं एल्गोरिथम के लिए। इनका कंटेंट जब भी तुम लोग देखोगे ना, काफी ज्यादा रो होगा, काफी ज्यादा रियल होगा, अनएडिटेड होगा और वैसा कंटेंट होगा जो लोग देखना पसंद करते हो। और इस टाइप का कंटेंट ना यूट्यूब के लिए बहुत फेवरेट होता है, क्योंकि ये ना एल्गोरिथम में बहुत पुश होता है। और एल्गोरिथम के अंदर पुश होने के लिए इनको चाहे क्रिंज कंटेंट ही क्यों ना बनाना पड़े, इनको कभी भी अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने से कोई भी लेना देना नहीं होता। और वो चीज ना तुम्हें एक एग्जांपल से समझ आएगी। तुमने भुवन बाम की रिसेंट वीडियोस देखी है? बंदा वेब सीरीज कर रहा है, उसकी बॉडी देखो, अभी उसकी पर्सनैलिटी देखो, उसके चलने का तरीका देखो, बोलने का तरीका देखो। और यही चीजें उसकी स्टार्टिंग की वीडियोस के अंदर देख लो। बंदे ने एक लेवल से लेके दूसरे लेवल तक खुद को ग्रूम किया। और ये ग्रूम इसलिए किया क्योंकि उसने खुद को एज अ पर्सनैलिटी बनाया, जिससे ब्रांड्स उसको ज्यादा पसंद करे। क्योंकि मानो या फिर ना मानो, कोई भी कंटेंट क्रिएटर उठा लो, उसका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू जो आता है वो ब्रांड से आता है और 20% रेवेन्यू आता है उसके एडसेंस से। और कोई भी क्रिएटर होता है ना, वो एडसेंस के 20% रेवेन्यू के लिए काम नहीं करता, वो हमेशा ब्रांड्स के 80% रेवेन्यू के लिए काम करता है। और ब्रांड्स हमको ज्यादा पसंद करे, इसलिए हम अपने कंटेंट की नीश, क्वालिटी, हर चीज को इंप्रूव करते रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इस चैनल के ऊपर तुम लोग हफ्ते में मैक्सिमम एक ही वीडियो देखते हो। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि इन वीडियोस को लिखने के अंदर, एनालाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और वो टाइम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम लोग एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट को मेंटेन कर सके, जिससे हम लोग ब्रांड की नजर में आए। सभी के सभी क्रिएटर से एक बिलबोर्ड होते हैं जिसके ऊपर ब्रांड अपना लोगो लगाना चाहती है। और अभी क्रिएटर वर्ल्ड के अंदर तुम लोग शाहरुख खान को भी ले सकते हो, अमिताभ बच्चन को भी ले सकते हो, या फिर भुवन बाम, आशीष चिंचलानी, या फिर किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ले सकते हो। क्योंकि सेलिब्रिटीज का भी अगर मूवीज को हटा दो ना, तो मैक्सिमम रेवेन्यू जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड से ही आता है। तो ये चीज बोलना गलत नहीं होगी कि भैया हर सेलिब्रिटी और हर फेमस फेस एक बिलबोर्ड बन के घूमता है ब्रांड्स के लिए। अभी कौन से बिलबोर्ड के ऊपर कौन सा पोस्टर लगने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। और कैटेगरी के बाद डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ व्यूज कितने आ रहे हैं। और ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज इज इक्वल टू मोर मनी, ये चीज ज्यादा सेंस नहीं बनाती है। क्योंकि थिंक स्कूल एक चैनल है जिसके ऊपर एजुकेशनल कंटेंट डलता है और वो इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं। उनके जो एवरेज व्यूज है वो 3 लाख से लेके 7 या 8 लाख के बीच में आते हैं। और वो चैनल फुकरा इंसान से ज्यादा चार्ज करता है पर स्पॉन्सरशिप का। क्यों? क्योंकि उस चैनल को देखने वाली जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू फुकरा इंसान। ऐसी कौन सी कैटेगरीज के अंदर कितने पैसे दिए जाएंगे, इसकी एक लिस्ट होती है। इसके अंदर टॉप के ऊपर रैंक करता है फाइनेंस क्रिएटर और टेक क्रिएटर्स। उसके बाद ऑटोमोबाइल आता है, फिर बिजनेस आता है, फिर एंटरटेनमेंट आता है, और बहुत एंड के अंदर जाके आता है फूड व्लॉगर्स। अभी मैं फूड व्लॉगर्स को एंड में रख रहा हूँ, मतलब मेरी उनसे कोई दुश्मनी है? एंड द आंसर इज नो। आप किस जगह पे रैंक करने वाले हो डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑडियंस को क्या बेच सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, एक टेक क्रिएटर क्या बेच सकता है? वो 25,000 रुपए के फोन से लेके 1.5 लाख रुपए तक का फोन बेच सकता है। और अगर एक बार उन्होंने फोन बेच दिया तो जो कंपनी है ना, उसको 20 से 30% का मार्जिन मिलेगा। और आज की डेट में लोग बहुत इजीली मोबाइल फोन चेंज भी कर लेते हैं, इसलिए टेक वालों को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। फाइनेंस वालों को भी ज्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि वो किसी की लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे डाइवर्ट करवाने की पावर रखते हैं। सेम ऐसे ही बिजनेस वालों को भी डिसेंट गुड अमाउंट मिलता है, क्योंकि हमसे आप लोग क्या क्या सीखते हो? आप लोग हमसे बिजनेस सीखते हो, तो हम लोग आपको बिजनेस सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं, कोई बिजनेस सर्विस बेच सकते हैं, और उनकी भी जो कॉस्ट होती है वो भी लाखों के अंदर होती है। और एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर आप क्या बेच सकते हो? जैसे भुवन बाम की कैटेगरी होगी, आप लोग कोई सट्टा वगैरह बेच सकते हो जो एंटरटेनमेंट में मैक्सिमम चलता था। या फिर भुवन बाम जैसा अगर कोई क्रिएटर है तो वो मूवी की टिकट बेच सकता है, ओटीटी के सब्सक्रिप्शन बेच सकता है। अभी ओटीटी के सब्सक्रिप्शन होते तो 400-500 रुपए के ही है, बट उसके अंदर जो ब्रांड के मार्जिन होते हैं ना, वो 70 से 80% तक होते हैं। पर दूसरी तरफ जो हमारे फूड व्लॉगर्स आ जाते हैं, वो एट द एंड क्या ही बेच लेंगे प्रमोट करके? खाने की मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगी? 200, 300, 400 रुपए। और एक रेस्टोरेंट को हर खाने के ऊपर सिर्फ 5% का मार्जिन मिलता है। अभी वो 5% के मार्जिन के अंदर वो रेस्टोरेंट क्या बचाएगा, क्या क्रिएट
क्रिएटर को देगा। इसलिए फूड कैटेगरी के अंदर जो स्पॉन्सरशिप्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। कोई वाव मोमो जैसा कोई नया ब्रांड आया होता है तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए नए पैसे मार्केट के अंदर डालते हैं, पर वो बहुत ज्यादा टेम्परेरी होते हैं और उसके अंदर रिकरिंग रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप लोग अपनी ऑडियंस से क्या पुल करवा सकते हो, उससे डिपेंड किया जाएगा कि आपको कितने पैसे दिए जाएंगे स्पॉन्सरशिप के। और अगर आप लोग ज्यादा रेवेन्यू पुल नहीं करवा सकते हो तो भैया आपको स्पॉन्सरशिप ही नहीं दी जाएगी। तो इससे एट द एंड होता क्या है, जो फूड क्रिएटर्स होती है ना, इनकी ब्रांड की फाउंडेशन हट जाती है। इनको पता चल जाता है कि भैया ब्रांड तो हमारे पास आने नहीं वाला, तो ना ही खुद की क्वालिटी इंप्रूव करके कोई फायदा, ना ही अच्छा कंटेंट बना के कोई फायदा, और ना ही लोगों का ट्रस्ट जीतने के बाद कोई फायदा। हमें सिर्फ तभी फायदा मिलेगा जब हम पे ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज आएंगे। और वो ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज लाने के लिए क्रिएटर्स क्या क्या हरकतें करते हैं वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कभी जाके किसी गरीब को 400 रुपए दे देंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कभी सबसे बड़ा बाहुबली समोसा खा लिया और उसके फेक चैलेंजेस कर दिए। और इनका तीसरा और सबसे ज्यादा फेवरेट की क्लाउन लोगों को ढूंढते हैं और उसके ऊपर ना क्रिंज वीडियोस बनाते हैं। और क्रिंज वीडियोस को ना हमेशा रो रखा जाता है और ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो आमतौर पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। फॉर एन एग्जांपल, एक कचौरी की दुकान है और अब वो अपने छोले बना रहे हैं, या फिर एक गोलगप्पे वाले भैया वो बाजू पूरी डुबा के अपना पानी बना रहे हैं। अभी जब भी आप लोग गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे खाने जाते हो तो वो आपके सामने पानी बना नहीं रहा होता, वो बना के लाता है। बड़ी जान करके मेकिंग प्रोसेस को शूट करते हैं और उसको एंगेजिंग बनाने के लिए बार बार बीच में अननेसेसरी क्वेश्चंस डालते रहते हैं, जिससे कॉन्वर्सेशन इनिशिएट हो पाए और वीडियो एंगेजिंग बन पाए। या फिर जो वेंडर होगा वो इरिटेट हो जाएगा, आपको कुछ सुना देगा तो और ही बढ़िया बात है। तो अगर आप लोग एक स्ट्रीट वेंडर हो और आपने इन फूड ब्लॉगर्स के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करी तो आपको डिसेंट गुड व्यूज मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने इनको सुना दिया तो और ज्यादा व्यूज मिलेंगे, और ज्यादा फूड ब्लॉगर्स आपके पास आएंगे, जान के अपनी बेइज्जती करवाएंगे, क्योंकि इनको अपनी इमेज से कोई भी लेना देना नहीं है। इनको पैसे मिलते हैं नंबर ऑफ व्यूज से, ब्रांड से इनका कोई लेना देना होता नहीं है ज्यादा। तो ये डिपेंडेंट होते हैं गूगल के एडसेंस रेवेन्यू के ऊपर, वही पैसा जो यूट्यूब इनको देता है। और उसको इकट्ठा करने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं और ये क्लाउन्स को सुपरस्टार्स बना देते हैं। और तभी ऐसे लोग निकलते हैं जैसे बाबा का ढाबा हो गया, डोली की चाय होगी, MBA चाय वाला हो गया, या फिर लाली छंगानी, वड़ा पाव गर्ल, ऐसे जितने भी लोग निकल के आए हैं सारे के सारे क्रिंज कंटेंट का ही नतीजा है कि भैया ये जो हमारे लाली छंगानी है ना, ये कूड़े के अंदर बैठ के खाना बनाते हैं, अनहाइजीनिक तरीके से तेल से भरी हुई कचौरियां परोसेंगे और लोग स्पेशली वो दिल्ली से फ्लाई करके खाने जाते हैं, जिससे वहां पे भीड़ लगने लगती है। भीड़ को देख के ये लोग और ज्यादा हरकतें करते हैं, और ज्यादा हरकतों के बाद और ज्यादा कंटेंट बनते हैं, और ये कंटिन्यूस साइकिल है, कभी रुकती नहीं है। और अगर इन लोगों को आपस में सारा कुछ चल रहा है तो मुझे उससे कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए और मुझे है भी नहीं। बट प्रॉब्लम एक्चुअल में तब क्रिएट हो जाती है जब इन लोगों को लगने लगता है कि भैया हम लोग सेलिब्रिटीज है और हमारी दुकान के बारे जो 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनको तो हम लोग अच्छे से खाना दे भी नहीं पा रहे। तो एक काम करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज खोलना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा खाना हर कोई टेस्ट कर पाए। और वो फ्रेंचाइजी के बदले हम लोग आपसे मिनिमल कॉस्ट 50 लाख रुपए ले लेंगे। कोई भी बंदा अगर आके हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो ले सकता है। अभी तुम्हें लगेगा कि भैया कोई भी क्लाउन को देख के कोई भी बंदा 50 लाख रुपए थोड़ी दे देगा। MBA चाय वाले ने 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी बेची थी, बस एक बेसिक नॉलेज के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, जिसके अंदर कुछ चीजें प्रॉमिस की गई थी कि भैया आपकी मिनिमम सेल इतनी होगी, आपको प्रॉफिट इतना होगा, और आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो वापस कितने टाइम में आ जाएगा। और ये तीनों मैट्रिक्स फेल हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बातें करनी आती है, फ्रेंचाइजी चलानी नहीं आती है। फ्रेंचाइजी आपकी पान की टपरी नहीं है जिसको आपने खुलवाया और चलवा लिया। बट ये चीज पता होने के बाद भी लोग इनकी फ्रेंचाइजी जाके लेते हैं। लोग इनके दुकान के बाहर जाके देखते हैं कि भैया इसके पास तो बहुत भीड़ लगी पड़ी है, हर कोई इस बंदे की चाय पीना चाहता, पर इतनी सारी भीड़ को ये बेचारा आदमी चाय पिला ही नहीं पा रहा। ये बंदा अपना मस्त है दूध के पैकेट छील के उसके अंदर धार मारने में। तो एक काम करता हूँ, 50 लाख की चीज है, इसकी फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, बाद में लाखों में कमाऊंगा। और एक बार को जिस बंदे ने कभी बिजनेस नहीं किया और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके ला रहा है कोई सपने लेके, उसके लिए ये सोचना गलत भी नहीं है। शुरू में बंदा सोचता है कि भैया इसकी दुकान के बाहर 1000 लोग खड़े हैं, 500 लोग मेरे पास आ जाएंगे मेरी दुकान खुलते ही। और दुकान खुल जाती है और बंदा एक भी नहीं आता, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि लोग उसकी चाय पीने नहीं आए हैं, लोग उसकी धार देखने आए हैं कि कितनी तेज मारता है। लोग वड़ा पाव गर्ल के वड़ा पाव खाने नहीं जाते थे। एक बंदे ने वड़ा पाव गर्ल की वीडियो बना दी थी कि भैया ये मैडम बहुत मेहनत कर रही है, इसके आगे वड़ा पाव खा लिया करो, ये बेचारी है। अभी सड़क के ऊपर एक सुंदर लड़की हो जो खाना बेच रही हो और बेचारी भी हो तो लोग तो सपोर्ट करने जाएंगे ना। अभी जैसे लोग सपोर्ट करने गए, कार्ट के आसपास भीड़ लगने लगी। जिस जगह पे दीदी ने कार्ट लगा रखी थी उनको प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने दीदी को आगे बोला कि यार कार्ट थोड़ा इधर उधर कर लो, ये इलीगल एरिया भी और हमको बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने हमारी दुकान के सामने लगा रखी है, हमारी दुकान का रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, तो आप थोड़ी सी सरकार लो। और अगर दीदी वहीं की वहीं सरकार लेती तो भैया मैडम का पूरा कंटेंट खत्म हो जाता। पर दीदी ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इलीगल ठेली के ऊपर फाइट करनी है। दीदी ने वो इलीगल ठेली के ऊपर फाइट करी, लोगों को एंटरटेनमेंट मिला, उसको शूट किया गया, उसको ऑनलाइन डाला गया और अभी लोग कंटेंट देखने आ रहे। उस टाइम पे बात इस हद तक बढ़ गई थी कि दीदी को पुलिस वालों ने उठा लिया था और दीदी पुलिस की वैन से लाइव भी आ गई थी। ये स्ट्रीट फूड बेचने वाले फूड बेचने के अलावा हर एंटरटेनमेंट पूरा कर रहे हैं। जिस देश के अंदर लोग जेसीबी के खुदाई देखने आज की डेट में भी खड़े हो जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है इतना क्रेजी बिग बॉस चल रहा हो, अगर सड़क के ऊपर तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे? थिएटर में भी तो जब मूवी देखने जाते हैं 200 के पॉपकॉर्न खाने ही पड़ते हैं ना। यहाँ दीदी का 50 का वड़ा पाव खा लेंगे, थोड़ी सी सिंपैथी भी दे आएंगे,
सुंदर लड़की भी है। अभी इतना तमाशा होने के बाद दीदी को टिकट मिल गई सीधा सीधा बिग बॉस की। दीदी बिग बॉस चली गई, थोड़े टाइम में भी निकल के बाहर आ गई और उसके बाद आगे खुद की दुकान डाल ली। अभी लोग दीदी के पास क्यों जाते थे? क्योंकि दीदी गरीब है तो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। और दीदी ने अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया बिग बॉस से आने के बाद कि भैया मैं तो गरीब नहीं, और सिर्फ जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रखी ना हर साल की, उसकी इंटरेस्ट देख लो। मैकडोनल्ड्स जो रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है 0.74%। KFC जो रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है 1.5%। और जो डोमिनोज रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है सिर्फ 12%। डोमिनोज की एक बार फिर भी मानी जाती है कि ठीक है यार 12% की रिटर्न अच्छी। पिज्जा हट, वाओ मोमोज, बिरयानी बाय ब्रूस, इनको तो भैया लॉस में ये लोग पैसा डाल के जलाया जा रहा है। और KFC और मैकडोनल्ड्स 0.5 और 1.5% का रिटर्न दे रहा है। 6% तो आप पूरा पैसा FD में डाल दो, उसमें आ जाती है। और ये नंबर्स ना इस साल सिग्निफिकेंटली डाउन हुए। पिछले साल ये लोग डिसेंट गुड रेवेन्यू बना रहे थे और प्रॉफिट भी कर रहे थे। इस साल नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई ये चीज होगी और लोग रेडी नहीं है ज्यादा पे करने के लिए। लोगों को लगता है भैया खाने के अंदर जितना सस्ता खाना हो उतना ही बेटर है, और ऐसी कंपनीज कभी प्राइस बढ़ा नहीं पाती क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं आलू टिक्की जो आज के डेट में 50 रुपए का मिलता है, सेम कंपनी आपको 100 रुपए का बेचना शुरू करे, आप लोगे नहीं। आप बोलोगे भैया रेडी के ऊपर 20 का मिलता है, मैं तो वैसे ही 50 रुपए का तो प्रीमियम बर्गर खा रहा हूँ। अभी वो प्रीमियम बर्गर आपके लिए भैया इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर बना रखा है, उसको चलाने के अंदर बहुत कॉस्ट लगती है। अभी वो प्रीमियम बर्गर जो आपको लगता है उसके अंदर पनीर भी नकली आता है। मैकडोनल्ड्स जैसे ब्रांड जो भी पनीर यूज करते हैं वो नकली है ना, लोग पनीर यूज करते हैं। और ये चीज FSSAI ने खुद पकड़ी है। उसके बाद भी एक्शन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। खाओ भैया। क्यों खाओ? क्योंकि आप लोग इस चीज को चेंज नहीं कर सकते हो। इंडिया के अंदर लोग बिलिंग नहीं है पे करने के लिए, जिससे एक पूरा पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है कि भैया फूड के अंदर तो घाटा ही होगा। 90% ब्रांड फेल हो जाती है जो चलते हैं बहुत मिनिमम मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। और अभी आपको लगेगा कि भैया सोशल मीडिया और ये पूरा पूरा फूड इंडस्ट्री को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि भैया इसमें तो कोई धंधा ही नहीं है। कुछ लोग बहुत बढ़िया बना रहे हैं, जैसे एक हाफ फ्राइड ब्रांड है, उसका ओनर है तुषार और उन्होंने अपने खुद के 2 आउटलेट्स बना रखे हैं शायद। और जहां तक देख के लगता है वो बंदा प्रॉफिटेबली चला भी रहा है, और वो इसलिए चला पा रहा है क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई क्रिंज हरकत नहीं कर रहा और उसको एज अ ब्रांड लेके चल रहा है। अगर आप लोग तमीज से बिजनेस करो, अपने प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव ना रख के अपने टेस्ट को डोमिनेट करने की कोशिश करो, अपनी क्वालिटी को हाई लेके जाओ, तो आप लोग एक तरफ को पैसा बना सकते हो। जैसे हल्दीराम से एक सक्सेसफुल चेन है, पर मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज जो मार्केट के अंदर कंपटीशन से फाइट कर रहे हैं, मासिस से फाइट कर रहे हैं, ये लोग नहीं जीत पाते। और ये लोग कैसे नहीं जीत पाते, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक ना रेशो होता है दैट इज PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, कि भैया इंडिया के अंदर कोई चीज कितने की और दूसरे देश के अंदर कोई भी चीज कितने की। अभी यूएस की जो PPP है दैट इज 3.5 से 4 है। मतलब जो चीज इंडिया के अंदर 100 रुपए की मिलेगी वो यूएस के अंदर 350 से 400 रुपए की मिलेगी। मतलब 3.5 से 4 गुना ज्यादा महंगा है यूएस इंडियंस के लिए। तो अगर आपका यहाँ पे एक गुजारा हो जाता है 25,000 में, तो यूएस के अंदर आपको 1 लाख रुपए लगे। सिंपल मैथ, समझ आ गया? अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज 3.5 से 4 गुना महंगी ही होगी। हो सकता है कोई चीज 2.5 गुना महंगी और हो सकता है कोई चीज 5 गुना महंगी हो। तो जो एवरेज निकल के आता है दैट इज 3.5 से 4%। अभी कंपेयर करते हैं कि मैकडोनल्ड्स का जो सबसे सस्ता बर्गर है इंडिया के अंदर वो कितने का है, वो है 50 रुपए का। और यूएस के अंदर जो उनका सबसे सस्ता बर्गर है वो कितने का है, वो है $4। $4 कितने होते हैं? 364 रुपए, 364 रुपीज। मतलब यूएस का बर्गर इंडिया के बर्गर से ऑलमोस्ट 7.28% ज्यादा महंगे, ऑलमोस्ट 7.5% ज्यादा महंगे। बट बाकी सारी चीजों के अंदर ये जो रेशो होता है 3.5 से 4.5 या 5% का होता है। तो यूएस के अंदर खाना इतना ज्यादा क्यों महंगा है? और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भैया यूएस के अंदर खाना बेचा जा रहा है, इंडिया में खाना थोड़ी बेच रहे हैं। बर्गर में नकली पनीर है, कोई भी चेन के अंदर चले जाओ बर्गर के अंदर नकली पनीर डाल रखा होता है। क्यों? क्योंकि असली आप लोग खरीद नहीं सकते। इन्होंने असली का प्राइस लगा दिया, आप लोग भाग जाओगे। इंडिया के अंदर चाप को प्रोटीन बोल के बेचते हैं पर उसमें मैदा होता है। जितने भी चिप्स इंडिया के अंदर आते हैं उसके अंदर पाम ऑयल होता है। किटकैट से लेके डेयरी मिल्क या फिर कोई भी चॉकलेट उठा लो, उसका जो भी वर्जन यूएस या यूरोप के अंदर बिकता है उसमें कोई पाम ऑयल नहीं होता। चॉकलेट के अंदर होता है कोको पाउडर, वो भी ज्यादा होता है, शुगर भी कम होती है। इंडिया के अंदर क्या किया जाता है? चीनी बढ़ा दी जाती है जिससे एडिक्शन ज्यादा हो। कोको पाउडर कम कर दिया जाता है क्योंकि महंगा है भाई। पाम ऑयल डाल दिया जाता है। कुछ कुछ चॉकलेट्स तो आर्टिफिशियल चॉकलेट्स ही बना के बेच देती है। लेस जैसे पैकेट के अंदर पाम ऑयल बना होता है, चाहे 50 रुपए के अंदर इतना बड़ा पैकेट और आधे से ज्यादा हवा भर के दे रहे हैं, पर वही पैकेट यूएस के अंदर $3-4 का है। इंडिया के अंदर ब्रांड्स ना एक बहुत ही लो मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करते हैं और उस कट थ्रोट फाइट के अंदर ना अनहाइजीनिक फूड परोसा जाता है। रेडियो के ऊपर किस हालत में खाना बनाया जाता है आपको पता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भैया सस्ता खाना देना है। हाइजीन के ऊपर स्पेंड करेंगे, फालतू कॉस्ट बढ़ेगी। ट्रेन स्टाफ लाएंगे, फालतू कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा तेल यूज करेंगे, अच्छे मसाले यूज करेंगे, क्वालिटी फूड यूज करेंगे, रियल पनीर यूज करेंगे, फालतू कॉस्ट बढ़ेगी। तुम्हें क्या लेना देना? इंडिया के अंदर लोग हेल्दी खाना नहीं खाते, इंडिया के अंदर लोग पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। और ये ना पूरा पूरा एक इकोसिस्टम है कि भैया आप लोग ज्यादा पे नहीं कर रहे हो, जिससे क्रिएटर्स को नहीं मिल रहा, क्रिएटर को नहीं मिल रहा, कार्ड्स को नहीं मिल रहा, कार्ड्स वाले नहीं कमा पा रहे, ब्रांड्स नहीं कमा पा रहे, ब्रांड नहीं कमा पा रहे, आपको गंदा खाना दे रहे हो। और ये पूरा पूरा एक इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम की चेन को तोड़ने के लिए ना किसी एक चीज को चेंज होना पड़ेगा। या आपको ज्यादा पे करने के लिए विलिंग होना पड़ेगा, या फिर ब्रांड्स को बोलना पड़ेगा कि भैया हम महंगा खाना देंगे, या फिर क्रिएटर्स को बोलना पड़ेगा कि भैया हम अच्छा खाना बनाएंगे। पर कोई भी चीज अपने आप से टच से मस नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप लोगों को गंदा खाना दिया जा रहा है, स्कैम फ्रेंचाइजी बेची जा रही है और एट द एंड पल्ला झाड़ के वहां से निकल लिया जा रहा है। अभी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो तुम्हें बहुत सही लगेगी। और मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।